Hello and welcome guys on our channel Knowledge Originator where you demand and we command। राइट दोस्तों, जहाँ पे आप हमसे कोई भी टॉपिक डिमांड करते हैं और हम उस टॉपिक पे कमांड करके आपके लिए एक डेली नई वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 है आज हमारा। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने पिछले वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तक पढ़ चुके थे, राइट। तो आज हम न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताया गया है, राइट। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसमें क्या बताया गया है, राइट। चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं क्या दिया गया है इस न्यूटन सेकंड लॉ में, राइट। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई एक बॉडी है, अगर इसका जो मोमेंटम है वो समय के साथ साथ चेंज हो रहा है, अगर कोई बॉडी है उसका मोमेंटम समय के साथ साथ चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो m है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पे जो अप्लाइड फोर्स है उसके, राइट। उस पे जो अप्लाइड फोर्स है उसके, राइट। जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पे जो अप्लाइड फोर्स है उसके, राइट। मान लीजिए अगर ये कोई बॉडी है, इस पे कोई फोर्स F लग रही है, उसका डायरेक्शन ये है, राइट, उसका डायरेक्शन ये है, तो इससे जो मोमेंटम जनरेट होगा उसका डायरेक्शन भी यही होगा, राइट, उसका डायरेक्शन भी यही होगा। ओके, तो इसका जो दोस्तों हमारा फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा F इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। F इज इक्वल्स टू एम ए, ओके। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हमारी जो फोर्स होती है उसकी डेफिनेशन भी हमको पता चलती है, राइट। F हो जाती है हमारी फोर्स अप्लाइड, A इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एंड M इज मास ऑफ बॉडी, राइट। M इज मास ऑफ बॉडी, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है एन F इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे दोस्तों जो n है, ये जो n है ये हो गई हमारी नंबर ऑफ फोर्सेस, ओके। n हो जाती है हमारी नंबर ऑफ फोर्सेस। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। न्यूटन की जो सेकंड लॉ होती है वही हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देती है, ओके। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ। इसी न्यूटन सेकंड लॉ में ही जो है हमारी न्यूटन की फर्स्ट लॉ भी शामिल होती है, ओके। न्यूटन की थर्ड लॉ देखते हैं, हमारी न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया है, ओके। टू every action there is an equal and opposite reaction, ओके। कहने का मतलब ये है कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी होती है, ओके। मान लीजिए अगर ये कोई बॉडी है, इस पे अगर कोई फोर्स इधर से लग रही है तो इस पे एक रिएक्शन फोर्स भी इधर से लगेगी, ओके। इधर से भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगी। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल से हमको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे रिकॉइल ऑफ गन, ओके। रिकॉइल ऑफ गन, मान लीजिए जब आप कोई बंदूक चलाते हैं तो जब आप फायर करते हैं तो आपको, अगर आपने इधर से इधर गोली चलाई है तो आपको एक जर्क फोर्स लगता है, वो भी जस्ट उसके अपोजिट साइड, उसी को बोलते हैं हम रिकॉइल ऑफ अ गन, ओके। मोशन ऑफ अ रॉकेट, मोशन ऑफ अ रॉकेट, जब रॉकेट में से जो गैसेस निकलती हैं वो जब उस रॉकेट को डाउनवर्ड पुश करती हैं तभी नीचे से उसको प्रेशर मिलता है जो कि रॉकेट को ऊपर लेके जाता है, राइट। स्विमिंग हो गया हमारा वाइड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, राइट। जब भी हम पानी को कुएं से निकालते हैं तो उस पर भी एक ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लगता है, राइट। इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक्स अप द मैन ड्रॉइंग वाटर फॉल्स बैक, ओके। अगर जो स्ट्रिंग है वो अगर टूट जाती है तो जो पानी है वो कुएं में वापस गिर जाएगा, ओके। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम अपना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ अ बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। अगर किसी बॉडी पर
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, अगर किसी बॉडी पर या फिर सिस्टम ऑफ अ बॉडीज पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा किसी सिस्टम का या किसी बॉडीज के सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। एज एस कॉन्सिक्वेंसेज द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, राइट। कि जो मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का, वो बिफोर कोलिजन मतलब किसी चीज़ के मतलब किसी दो बॉडी के टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम होता है, वही मोमेंटम उनके टकराने के बाद भी होता है, राइट। मतलब वो ट्रांसफ़र हो जाता है बट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है बट डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ओके, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, राइट। आइए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इम्पल्स बता देते हैं, चलो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इम्पल्स क्या होता है? When a large force acts on a body for every small time, जब भी किसी छोटे समय के लिए कोई लार्ज फोर्स एक्ट करती है किसी पॉइंट पे, राइट। जब भी किसी छोटे समय के लिए कोई लार्ज फोर्स एक्ट करती है, तो उस फोर्स को हम जो है इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। किसी भी छोटे समय के लिए अगर कोई लार्ज फोर्स एक्ट करती है किसी पॉइंट पे या किसी बॉडी पे, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, राइट। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, राइट। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, that is equals to change in momentum, right, that is equals to change in momentum। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन अ वेक्टर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में देखें तो जो इम्पल्सिव फोर्स होती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उसी फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होता है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड, राइट। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। जैसा कि हमारा फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स की हो जाएगी न्यूटन एंड टाइम की हो जाएगी सेकेंड, राइट। तो इससे हमारी यूनिट बन जाएगी एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, राइट। centripetal force, when a body travels along a circular path, its velocity changes continuously, right। जब भी कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है तो इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो नेचुरली एन एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, राइट। तो उस पर एक नेचुरली एक फोर्स लगती है जो कि हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये हमारी कोई बॉडी है। अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे मूव करती रहेगी और इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते रहेंगे, राइट। इसकी वेलोसिटी में अगर चेंजेस आते रहेंगे तो दोस्तों इस पर एक फोर्स लगेगी जिसका डायरेक्शन होगा सेंटर की तरफ, राइट। इस पर एक फोर्स लगेगी जो कि सेंटर की तरफ लगेगी। ओके, इस पे एक फोर्स लगेगी जो कि सेंटर की तरफ लगेगी, जो कि नेचुरली ही अकर होगी उस टाइम जब भी किसी भी सर्कुलर पाथ के अलोंग वो बॉडी मूव करेगी और उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, राइट। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस बॉडी का जो है सर्कुलर मोशन उस सर्कुलर पाथ के अलोंग मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। उस बॉडी को जो है उस सर्कुलर पाथ के अलोंग मतलब उसका मोमेंट बनाए रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसी को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ अ बॉडी ऑफ मास m is moving on a circular path of radius capital R with uniform speed v, then the required centripetal force is mv square over r।
राइट। मान लीजिए किसी भी बॉडी का मास m है और वो किसी सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस कैपिटल R है एंड उस बॉडी की वेलोसिटी b से मूव कर रही है, तो उस पर जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स होगा वो हो जाएगा हमारा F इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। राइट, F इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। In applying the Newton's laws of motion, we have to consider some forces which cannot be assigned to any object in the surrounding. These forces are called pseudo forces or inertia forces. Right? कहने का मतलब ये है कि इन अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कि जब भी हम न्यूटन्स के जो लॉज हैं मोशन के लिए उनको अगर हम अप्लाई करते हैं तो वी हैव टू कंसीडर सम फोर्सेस, तो हमको कुछ फोर्सेस कंसीडर करनी होती हैं विच कैन नॉट बी असाइन टू एनी ऑब्जेक्ट, जो कि किसी भी बॉडी को हम असाइन नहीं कर सकते इन दी सराउंडिंग, मतलब उसके आसपास जो भी फोर्सेस हैं उनको हम बॉडी के लिए असाइन नहीं कर सकते। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड, इन्हीं फोर्सेस को हम स्यूडो फोर्सेस कहते हैं या फिर इनर्शियल फोर्सेस कहते हैं। राइट, इन्हीं फोर्सेस को हम स्यूडो फोर्सेस या फिर इनर्शियल फोर्सेस कहते हैं। ओके, सेंट्रीफ्यूगल इज सच अ स्यूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल भी जो है वो इन्हीं तरह की स्यूडो फोर्स है। इट इज इक्वल टू दी इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमने अभी देखा कि किसी भी सर्कुलर पाथ के अलावा कोई बॉडी जब मूव करती है तो उस पर एक फोर्स लगती है जो कि सेंटर की तरफ होती है। इसी के जस्ट अपोजिट एक और फोर्स लगती है जो कि आउटवर्ड द सेंटर होती है, मतलब सेंटर से अपोजिट होती है। उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट, इसी फोर्स को कहेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इनके एग्जाम्पल्स का हम एप्लीकेशन भी देखते हैं क्या क्या है। राइट, जैसे कि क्रीम सेपरेटर हो गया। सेंट्रीफ्यूगल ड्राई वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट, जो क्रीम सेपरेटर होता है वो क्या करता है और राउंड राउंड घूमता है, जिससे क्या होती है जो क्रीम होती है वो साइड में इकट्ठा हो जाती है। राइट, जो क्रीम होती है वो साइड में इकट्ठा हो जाती है ऐसे। राइट, जिससे कि बाद में हम वो उस क्रीम को साइड से निकाल लेते हैं और उस क्रीम को हम प्रोडक्शन के लिए भी भेज देते हैं। राइट, centrifugal force should not be confused as the reaction of centripetal force because forces of action and reaction act on different bodies. Right, momentum of force क्या होता है। Right, momentum of force क्या होता है। The rotational effect of a force on a body about an axis of rotation is described in terms of moment of force. राइट, कहने का मतलब ये है कि द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, किसी भी फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट किसी भी बॉडी पर होता है अबाउट एनी एक्सिस। राइट, किसी भी एक्सिस के अबाउट ऑफ अ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। किसी भी एक्सिस के अबाउट किसी भी फोर्स का जो रोटेशन होता है। राइट, मान लीजिए ये कोई बॉडी है हमारी और ये उस बॉडी की एक्सिस ऑफ फोर्स है। राइट, इस एक्सिस पे ये दो फोर्सेस अगर एक्ट करती हैं तो इन दो फोर्सेस की वजह से इस पे एक मोमेंटम प्रोड्यूस होगा जो कि इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, जो कि इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होगा। राइट, इसी फोर्स को हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्सेस। राइट, इसी को हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्सेस। Moment of force about an axis of rotation is measured as the product of magnitude of forces and perpendicular distance of direction of motion from the axis of rotation. तो दोस्तों जैसा कि हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट थ्रू विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। राइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का जहाँ पे उस बॉडी का पूरा वेट
उस बॉडी का जो पूरा वेट होता है वो एक्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इन शेप। कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है अगर हम जो बॉडी होती है उसको स्पेस में कहीं भी चेंज कर दें, राइट। The weight of a body acts through center of gravity in the downward direction। जो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो भी हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही लगता है और डाउनवर्ड की तरफ, राइट। हेंस अ बॉडी कैन बी ब्रॉट टू इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, इससे हमको ये पता चलता है कि अगर हमें किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही उसके वेट के बराबर एक अपोजिट फोर्स लगानी होगी जो कि वर्टिकली अपवर्ड होगी। ओके, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये डिफरेंट टाइप की फोर्सेस, राइट। अगर ये फोर्स मान लीजिए F1, ये फोर्स होगी F2, F3 एंड F4। ओके, अगर ये सारी फोर्सेस इन सारी फोर्सेस का जो नेट सम होगा, कहने का मतलब ये है F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड प्लस F4 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम इस सिस्टम को या इस बॉडी को कह देंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, इसको हम बोल देंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, If a body is in equilibrium, it will be either at rest or in uniform motion, right। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो या तो वो रेस्ट में होगी, या तो वो रेस्ट पर होगी, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, राइट। इफ इट इज एट रेस्ट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टैटिक, अदरवाइज इट्स डायनामिक, राइट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हम उसको बोलेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और अगर बॉडी कोई मूव कर रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, राइट। ओके, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो दोस्तों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो 3 तरह के होते हैं, उनके 3 टाइप होते हैं, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ओके, तो पहला है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन a body has tendency to regain its original position, it is said to be an stable equilibrium, right। कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम या फिर किसी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो अगर टेंडेंसी रखती, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए, उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो अगर वो टेंडेंसी रखती है वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन रीगेन करने की, या वापस से इक्विलिब्रियम में आने की टेंडेंसी रखता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? If one slight displacement from equilibrium position, a body moves in the direction of displacement and does not regain its original position. Okay, original position, the equilibrium is said to be unstable equilibrium. In this equilibrium, the center of gravity of body is at the highest position. Right? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और अगर उसमें थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट किया जाए और उसका जो उस बॉडी जो मूव हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही मूव हो जाए और अपनी जो ओरिजिनल शेप या पोजीशन है उसको दोबारा से रीगेन नहीं कर पाए, तो उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन a body has no tendency to come back its original position or to move in the direction of displacement if it is said to be a neutral equilibrium, right। कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी है वो इक्विलिब्रियम है और अगर उसमें भी थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट किया जाए और वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही मतलब मूव करने लगे, तो उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम हाइट, राइट। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा इसमें सेम हाइट पे ही रहती है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता है, राइट।
कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं वो आइए हम देखते हैं। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी द फॉलोइंग टू कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड, राइट। ये दो कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, राइट। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट, जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमेशा मिनिमम हाइट पे होना चाहिए, राइट। वो हमेशा मिनिमम हाइट पे होना चाहिए। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी, राइट। जो भी वर्टिकल लाइन होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास होगी वो हमेशा बेस से भी पास होनी चाहिए, राइट। उसका जो बेस है उससे भी पास होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली नई नई वीडियो लाता रहूँगा, नॉलेज से भरपूर और मनोरंजन से भी भरपूर, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।